सिंपल भाषा में समझाना हो तो एक यूट्रस रहता है जिसको हम बोलते हैं थैली या पिशवी मराठी में बोलते हैं। ये थैली की एक लाइनिंग होती है अंदर सेंटर में जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी। और ये हर महीने अकॉर्डिंग टू द साइकिल, अकॉर्डिंग टू द पीरियड वो जनरेट होती है, डेवलप होती है। एंड इट गिव्स द यूट्रस लाइनिंग अ चांस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी वहां प्रेगनेंसी रह सकती है। अगर सपोज प्रेगनेंसी नहीं रही तो वो लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, विच एवरी मंथ कम्स एज पीरियड। हर मंथ वो साइकिल अगर रेगुलर है तो एवरी मंथ पीरियड आता है एंड द फीमेल हैज मेंसेस या ब्लीडिंग जो हम बोलते हैं। बट यही सेम लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इफ इट इज प्रेजेंट इन एन अबनॉर्मल लोकेशन, जैसे दूसरे ऑर्गन्स में, पेरिटोनियल कैविटी जो पेट रहता है अंदर से उसकी कैविटी रहती है, उसके अंदर लाइनिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। और उसमें काफी दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि आंतड़ियां, इंटेस्टाइन, ओके, ब्लैडर होता है जिधर यूरिन स्टोर होता है, और जो यूरेटर्स होते हैं, नली जो यूरिन किडनी से नीचे ब्लैडर तक लेके आते हैं। अगर यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो यूट्रस के अंदर नॉर्मली होनी चाहिए, इफ इट इज प्रेजेंट इन दीज अबनॉर्मल लोकेशन इन द एब्डोमिनल कैविटी, ओके, तो जैसे वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग हर महीने हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू द साइकिल, वैसे ही अंदर जो पेट में अबनॉर्मल लाइनिंग ऑल्सो वो रिस्पॉन्ड करती है हॉर्मोन्स को। अभी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस के अंदर, ब्लीडिंग बाहर आ सकती है वो एवरी महीने। जो थैली का मुंह रहता है, सर्विक्स बोलते हैं, जो वजाइना में कनेक्टेड रहता है, उससे वो बाहर वजाइना से ब्लीडिंग बाहर आ जाती है। बट जो अंदरूनी ब्लीडिंग होती है थोड़ी थोड़ी, जो स्पॉट्स रहते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, ये अंदर ब्लीड होते रहते हैं। उसकी वजह से रिएक्शन होता है बॉडी में जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। उसकी वजह से काफी चीजें चिपक जाती है बिकॉज ये अबनॉर्मल जगह पे हो रहा है, तो इट इज नॉट द रूटीन, तो इसलिए वो चिपक जाता है सब, और इसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है और दूसरे भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इसे बोलते हैं हम एंडोमेट्रियोसिस। तो अगर मैं एक शब्द में आपको या एक लाइन में बोलना चाहूं तो एंडोमेट्रियोसिस इज प्रेजेंस ऑफ endometrium like tissue in abnormal location like the abdominal cavity and various organs like the intestine, other part of the bowel, the bladder, on the surface of the uterus, and it can be in far off places also above the pelvis, यानी पेट के ऊपर के भाग में भी हो सकता है जैसे कि डायफ्राम, लंग्स के अंदर हो सकता है, ब्रेन्स के अंदर भी डॉक्यूमेंटेड है रेयरली। सो दैट इज व्हाट एंडोमेट्रियोसिस इज। अभी एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही पजलिंग डिजीज है बिकॉज इसमें कोई स्क्रीनिंग नहीं है। यानी नॉर्मली अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं एवरी 2 साल आप मैमोग्राफी कराइए और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, तो कुछ भी अर्ली चेंजेस होएगा तो आपके पकड़ में आ जाएगा, जिससे हम इलाज जल्दी चालू कर सकते हैं और वो शायद 100% क्योर भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे डिजीज के लिए स्क्रीनिंग रहता है। बट एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ये पहले से ही ये जो सेल्स रहते हैं से मोस्टली पैदाशिश ही अंदर रहते हैं, जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन रहता है और ये बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये नॉर्मल सारे सिम्टम्स जो रहते हैं जैसे कि पेन इन द एब्डोमेन, या हैवी ब्लीडिंग के टाइम पे या मेंसेस के टाइम पे बहुत पेन होना एब्डोमेन में, जो हम नॉर्मल पकड़ के चलते थे, ये तो नॉर्मल होता ही है सब लोगों को। ये सिम्टम्स निग्लेक्ट होते जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज इफ यू सी एंडोमेट्रियोसिस फ्रॉम द ऑनसेट टू द डायग्नोसिस, जब हम डिजीज डायग्नोस करते हैं 7 से 8 या कभी कभी 10 साल निकल जाते हैं। उतने में डैमेज बहुत सारा हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो अंदर चल रहा है। तो इट इज अ साइलेंट डिजीज, इट कैनॉट बी पिक्ड अप सो इजिली, देयर इज नो स्क्रीनिंग टेस्ट। ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे हम ब्लड टेस्ट करके मालूम कर सके कि ये लेडी को एंडोमेट्रियोसिस है। हम लोग को खाली सिम्टम्स पे रिलाई करना पड़ता है। तो आप पूछेंगे कि सिम्टम्स क्या है, तो मेन सिम्टम्स जो है पेन ड्यूरिंग मेंसेस। अभी आप बोलेंगे कि ऑलमोस्ट 100% लेडीज को पेन ड्यूरिंग मेंसेस तो होता ही है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें एंडोमेट्रियोसिस का पेन है कि नॉर्मल मेंसेस का पेन है? हाउ डू यू पिक इट अप? हमारे पास एक एनालॉग, विजुअल एनालॉग स्कोर रहता है जिसमें हम पेन स्कोर कर सकते हैं। पेशेंट के एक्सप्रेशन से पेशेंट को बोल सकते हैं कि 10 में से आप स्कोर करिए कितना पेन। एनी पेन जो 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 या एनीथिंग अबाउ 7 वो सिग्निफिकेंट है, उसको आपको ध्यान देना है। और अगर ये पेन से अगर लेडी अपना रूटीन फंक्शन नहीं कैरी आउट कर पाती है, जैसा कि शी कैनॉट गो टू ऑफिस, अगर स्कूल गोइंग गर्ल है शी कैनॉट गोइंग टू गो टू स्कूल, कॉलेज गोइंग गर्ल एब्सेंटिज्म बहुत है, उनके रूटीन डेली लाइफ इफेक्ट हो रही है इसके वजह से वेरी ऑफन, और ये पेन प्रोग्रेस होते जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है।
एंड सम अदर थिंग्स लाइक अगर सपोज स्टूल पास करने के टाइम पे भी पेन है या यूरिन पास करने के टाइम पे भी पेन है, तो ये चीजों को हमको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको हमको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना है। हम नॉर्मली जब पेन होता है तो पेन किलर्स दे देते हैं, कभी कभी हार्मोनल मेडिसिन भी दे देते हैं, बट उससे भी अगर रिलीफ नहीं आ रहा है, पेन इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे मैंने बोला आउट ऑफ 10 आप स्कोर कर रहे हैं पेन, ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से वो एकदम डेबिलिटेटेड है, यानी कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, अपना जो रूटीन है उसकी सोशल लाइफ भी इफेक्ट हो गई है। दिस डेफिनेटली इसको इन्वेस्टिगेट हमें करना है आगे एंड फाइंड आउट करना है कि इसका कॉज क्या है, ठीक है? क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, शायद ना हो, बट हाई चांसेस एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। और इसको हम अगर लाइटली ये स्टेज करेंगे तो ये प्रोग्रेस होते जाएगा और इसके जो साइड इफेक्ट्स या कोलैटरल डैमेज होता है, प्रोग्रेस होता है, वो बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। देखो इसका प्रमाण हम लास्ट 10 से 15 साल में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। इतना हम जब एक्चुअली जब रेसिडेंसी में सीख रहे थे, गायनेकोलॉजी में सीख रहा था, तब इतना ये दिखता भी नहीं था। और नॉर्मली हमारे बुक्स में लिखा रहता था कि दिस इज अ डिजीज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इतना प्रेवलेंट नहीं था जितना अभी हम लास्ट 10 से 15 साल में देख रहे हैं। एक कारण तो है कि अवेयरनेस थोड़ा बढ़ गया है, हमें भी ये मैनेज करने की क्षमता ज्यादा बढ़ गई है, तो वो भी एक रह सकता है। बट एक आई थिंक जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो है जो बढ़ गए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में, एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑलरेडी जो है, तो हमको इसको एक टॉपिक हम हेडिंग देते हैं एपिजेनेटिक्स, यानी आपके अंदर ये जीन्स हो सकते हैं और जीन्स में फंक्शन माल फंक्शन नहीं है, बट जो जीन्स का जो रीडिंग रहता है या एक्सप्रेशन रहता है इन द बॉडी, द बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, because of lifestyle changes, and that's why this has increased. It could be because a lifestyle, you can term it as a lifestyle disease or an environmental related disease, but इसको prevent कैसे करें हम lifestyle related या environmental related, इसका solution अभी तक हमें पता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, काफी रिसर्च इस पे चल रही है काफी सालों से, बट अभी तक काफी चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, ऐसी कोई चीज अभी तक कंफर्म्ड आई नहीं है जो स्टडी बेस्ड और साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस पे रिलाय हो के ये टेस्ट हम करें तो एंडोमेट्रियोसिस हमें समझ जाए श्योर शॉर्ट की एंडोमेट्रियोसिस है। इसमें हम मेन हिस्ट्री, जो पेन के सिम्टम्स है उसको ना निग्लेक्ट करके, सपोज इमेजिंग स्टडीज जैसा कि अल्ट्रासाउंड और एमआरआई कराए तो उस पे समझ सकता है। बट अगर इस पे भी नहीं हमें समझा, जैसे कि अल्ट्रासाउंड आप करा रहे हैं, एमआरआई पे भी आपको नहीं समझ रहा है, तो जो स्टैंडर्ड है कि हम दूरबीन का तपास, लैप्रोस्कोपी जिसे बोलते हैं, छोटी नावी से हम एक दूरबीन डाल के अंदर देखें तो उससे हमें समझ सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस अर्ली साइंस है या उसके लिए कुछ करना है कि, अगर उसमें भी नहीं समझता है और पेन का कारण नहीं समझ रहा है तो देन लैप्रोस्कोपी, जो मैंने आपको दूरबीन का टेस्ट बोला, वो कर सकते हैं। बट वो ऑब्वियसली एनेस्थीसिया में ऑपरेशन थिएटर में होता है, इट इज लिटिल इन्वेजिव टेस्ट, बट अगर इंडिकेटेड है तो वो करना पड़े। बट आई थिंक 95% of the females आजकल के जमाने में with good imaging techniques, 95 to 98% they will be picked up, if they have the symptoms they will be picked up on ultrasound or MRI। जैसे कि आजू बाजू के ऑर्गन से स्प्रेड हो जाते हैं। अभी दिस इज नॉट अ कैंसर, ओके, दिस इज कैंसर होता है और एक बिनाइन डिजीज होता है। कैंसर जो होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है और जल्दी फैलता है। एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट कैंसर, बट वो लोकल जब वो स्प्रेड होता है बिहेव्स लाइक कैंसर, आजू बाजू के ऑर्गन को स्प्रेड हो जाता है, उनकी भी फंक्शनैलिटी कम कर देता है। जैसे कि आंतड़ियों पे पहुंच गया तो आप जैसा जब स्टूल पास कर रहे हो तो आपको पेन होएगा, स्टूल पास करने में दिक्कत होएगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है वो आंतड़ी को, ताकि स्टूल आराम से पास ना हो, तभी तो डेफिनेटली यू नीड सर्जरी। अगर वो यूरिन के थैली में चला गया तो यूरिन के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो यूरेटर में चला गया तो पीछे किडनी को भी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अगर यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यूरिन किडनी से लेके ब्लैडर तक पहुंचेगी नहीं, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, एंडोमेट्रियोसिस वो सर्जरी जो होती है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मानी जाती है, कैंसर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रहती है, बिकॉज इसमें सब चिपक जाता है, जो इन्फ्लेमेशन और रिएक्शन होता है बॉडी में बिकॉज ऑफ दिस ब्लड विच इज ब्लीडिंग विच इज टेकिंग प्लेस एवरी मंथ, सब चिपक जाता है। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल एनाटॉमी, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर नॉर्मल पर्सन में दिखते हैं, नॉर्मल लेडी में दिखते हैं, वो दिखते ही नहीं है।
पूरा आगे पीछे डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो एक मेस जैसा क्रिएट हो जाता है, कियोस अंदर हो जाता है। तो द सर्जन शुड बी ट्रेन्ड इन ट्रीटिंग दिस डिजीज, सो दैट इज व्हाई you should go to the right surgeon at the right time. That is very important because अगर आप ये right, first surgery should be the best surgery. Always remember that because इसमें आप 3-4 सर्जरी करते जाओगे उतना रिजल्ट भी आपको कम आएगा एंड पेशेंट की मॉर्बिडिटी यानी सर्जरी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन को इंजरी, ब्लैडर को इंजरी, यूरेटर को इंजरी ड्यूरिंग दिस सर्जरी इज वेरी कॉमन। सो ये बहुत हाई रिस्क सर्जरी है, इसलिए अर्ली स्टेज पे कर दिया तो इट इज द बेस्ट बिकॉज ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर ऑफन देन नॉट ये प्रोग्रेस हो जाती है और पेन भी प्रोग्रेस हो जाता है। बट द प्रॉब्लम विद द पेन, अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग पेन रहा तो आपके जो पेन फाइबर्स जो सिग्नल लेके जाते हैं फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन, वो पेन फाइबर्स ऑलरेडी फॉर्म हो जाते हैं, वो ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो आप इसको सर्जरी डिले करोगे तो वो ट्रैक्ट बन जाता है पेन का, तो आप सर्जरी बाद में अच्छा भी करोगे तो पेशेंट को पेन का सेंसेशन रहता है, बाद में पेन शायद कम हो जाए बट पेन सेंसेशन रहता ही है इन स्पाइट ऑफ अ गुड सर्जरी। दैट्स व्हाई, और इसको हम बोलते हैं सोमेटाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन, बिकॉज पेन इधर हो जाता है फिर वो बिकॉज ऑफ द ट्रैक्स, हालांकि आपने डिजीज का लोड कम कर दिया है। And that's why it is very important that they are managed at the right stage, at the right time by the right surgeon. ये फुल्ली ट्रीट होने वाली बीमारी नहीं है बिकॉज ये बॉडी की टेंडेंसी है। इट इज समथिंग लाइक डायबिटीज, जो आपको टेंडेंसी है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं बट 100% आप बॉडी से उसको निकाल नहीं सकते। बट अगर इसको अच्छे से टाइमली राइट टाइम एट द राइट मोमेंट आप इसको मैनेज करें तो इसका जो इफेक्ट्स है या जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ये कॉज करते हैं उसको डेफिनेटली आप कम कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट इज तो सिम्टम, पूरी ट्रीटमेंट सेंटर्ड अराउंड सिम्टम होती है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, कभी कभी सिम्टम्स और जो अंदर फाइंडिंग्स दिखती है वो मैचअप नहीं होती। अभी एंडोमेट्रियोसिस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में रहते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज, अभी स्टेज 1 जो रहता है वो हल्का एंडोमेट्रियोसिस रहता है, स्टेज 4 सबसे खतरनाक एंडोमेट्रियोसिस रहता है और उसमें एक कंडीशन कौन है, डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। जो एंडोमेट्रियोसिस दूसरे आजू बाजू यूट्रस के जो ऑर्गन्स है जैसे कि रेक्टम, सिग्मोइड, आंतड़ियां, आगे ब्लैडर, साइड में जो यूरेटर नली रहती है जो यूरिन लेके जाती है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, वो सब इफेक्ट हो गए हैं, वहां स्प्रेड हो गया, तो उसको हम डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस जो डीप चला गया है वो बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम अलग अलग मैनेजमेंट रहते हैं। ऑब्वियसली अगर माइल्ड सिम्टम है तो आप उसको मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज बढ़ गई है और डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस हो गया है तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट का रोल बहुत कम रहता है। देन दैट इज वेयर वी डू समथिंग नोन एज एक्सिशनल सर्जरी, यानी एंडोमेट्रियोसिस के जो भी विजिबल इम्प्लांट्स हमको दूरबीन पे दिख रहे हैं वो हमको निकालना है। तो आप डिजीज का भार अंदर कम कर देंगे, डिजीज का लोड कम कर देंगे तो पेशेंट्स के सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, यानी हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स मच बेटर। ओके, उनका फंक्शनैलिटी है जो डेली फंक्शन है वो आराम से कैरी कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड चांसेस ऑफ रिकरेंस इफ द सर्जरी इज डन at the right time by the right surgeon in the right kind of infrastructure, then the chances of recurrences are very less, and we have had patients who are leading a very good quality of life after surgery also.